गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। कुछ लोग एक जगह खेती करते थे। ये हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है उसका एक पार्ट जो पिछली बार रह गया था। तो हमने पढ़ा, पीछे क्या पढ़ा हमने पढ़ा कि जो जनजातीय समूह था वो किस तरह से जीवन व्यतीत कर रहा था जंगलों के अंदर। कुछ झूम खेती करते थे, कुछ लोग शिकारी के रूप में या संग्राहक के रूप में होते थे। और जो शिकारी और संग्राहक का काम करते थे वो अपनी ज़रूरतें कई अब समय के बदलाव के साथ उनकी ज़रूरतें जंगलों से पूरी नहीं हो पाती थी, तो क्या करते थे, बाहर से कुछ खरीदते थे। और उस खरीदारी के अंदर उन्हें किसकी ज़रूरत पड़ती थी, थोड़े से पैसे की ज़रूरत भी पड़ती थी। उस पैसे के लिए किस पे डिपेंड रहना पड़ता था, कर्ज के ऊपर। और कर्ज कौन देता था, साहूकार या व्यापारी। और धीरे धीरे वो कर्ज के चंगुल में फंसते जा रहे थे। तो ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ चुके हैं। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है, इसका ही जो पेंडिंग रह गया था, कुछ लोग एक जगह खेती करते थे। मतलब देखो, हमने झूम खेती तो ये पढ़ी कि लोग एक जगह खेती रुककर लंबे समय तक नहीं, कुछ समय के लिए। और ये कुछ लोग ऐसे भी थे जो एक जगह फिक्स रहकर खेती किया करते थे। इसमें कौन आएगा वो हम देखते हैं। 19वीं सदी से पहले ही बहुत सारे जनजातीय कबीले एक जगह टिक कर खेती करने लगे थे। वे बार बार जगह बदलने के बजाय साल दर साल एक ही जगह खेती करते थे। साल दर साल मतलब हर साल वो वहीं पर खेती करते। जैसे आज हम रहते हैं एक जगह फिक्स, वो फिक्स जगह पर रहने लग गए थे और वहीं पर खेती बाड़ी करनी शुरू कर दी थी। वे हलों का इस्तेमाल करने लगे थे और धीरे धीरे उन्हें ज़मीन पर अधिकार भी मिलते जा रहे थे। मतलब जो ज़मीन थी उसके ऊपर उनका अधिकार भी बनता जा रहा था। और बहुत सारे समुदायों में छोटा नागपुर के मुंडाओं की तरह जमीन पूरे कबीले की संपत्ति होती थी। अब जो जमीन होती थी ना, जितनी भी जमीन होती थी वो पूरे समुदाय की संपत्ति होती थी। जैसे जो मुंडा पर हमने पढ़ा, बिरसा मुंडा जो है वो समुदाय हो गया। तो उनकी तरह और समुदाय भी जो होते थे, जो ये फिक्स खेती करते थे एक ही जगह पर रहकर, उनकी जो जमीन होती थी वो सबका पूरे का अधिकार होता था। कुल के सभी सदस्यों को उन मूल निवासियों का वंशज माना जाता था जिन्होंने सबसे पहले आकर जमीन को साफ किया था। मतलब जो उनका वंश होता था, जो वंशज होते थे, मान लो किसी आदमी ने आकर पहले जंगलों को साफ किया और वहाँ पर खेती शुरू कर ली। अब उसी कुल के जितने भी लोग होंगे ना, उस व्यक्ति के जितने भी आगे जनरेशन आगे बढ़ी है, वही सारे उसके क्या होते थे, वो वहाँ के मूल वंशज माने जाते थे। और उन्हीं का अधिकार मुख्य रूप से उनका अधिकार होता था। लिहाजा जमीन पर सभी का बराबर हक होता था। अब वही लोग होंगे, उसी का तो परिवार आगे बढ़ा है। पहले 2 आदमी आकर रहे थे, अब 2 से वो उनके बच्चे हुए, फिर 4, आगे ऐसे बढ़ते बढ़ते बहुत सारे हो गए कई सालों बाद। तो उन्हीं का अधिकार हुआ बराबर में। फिर भी अक्सर होता था कि कुल के कुछ लोग औरों से ज़्यादा ताकत जुटा लेते थे। कुछ मुखिया बन जाते थे और कुछ बाकी उनके अनुयायी होते थे। जो ताकतवर होते थे वे खुद खेती करने की बजाय अक्सर अपनी ज़मीन बटाई पर दे देते। बटाई मतलब बंटवारे पे दे देते कि भाई ले खेती बाड़ी तुम कर लेना, जो फसल होगी उसका इतना हिस्सा मुझे दे देना। ऐसे बंटवारे पे ज़मीन दे दी जाती थी। तो इस तरह से नेक्स्ट इसमें कहता है, ब्रिटिश सरकार को गोंड और संथाल जैसे एक जगह ठहर कर रहने वाले आदिवासी समूह शिकारी, संग्राहक और घुमंतू खेती करने वालों के मुकाबले ज़्यादा सभ्य दिखाई देते हैं। अब ब्रिटिश जो अफसर थे, जब वो जंगलों के अंदर घुसे तो उन्होंने देखा कि जो गोंड और संथाल, ये 2 समुदाय के जो लोग थे ना, ये एक जगह जो ठहरकर आदिवासी समूह था, ये कुछ ज़्यादा सभ्य था। मतलब ज़्यादा मतलब इनके अंदर सभ्यता ज़्यादा थी, इनका व्यवहार थोड़ा अच्छा था, बजाय कि इनके जो शिकारी थे या घुमंतू लोग होते थे उनके मुकाबले। जंगलों में रहने वाले लोगों को जंगली या बर्बर माना जाता था। बर्बर मतलब बहुत ही बेरहम। अंग्रेज़ों को लगता था कि उन्हें स्थायी रूप से एक जगह बसाना और सभ्य बनाना बहुत जरूरी है। अब अंग्रेज़ ये कह रहे थे कि हम तुम्हें सभ्य बनाएंगे, इसीलिए अंग्रेज उनके ऊपर ज़्यादा हावी होने की कोशिश कर रहे थे। आगे इसमें कहते हैं कि औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़े। जो औपनिवेशिक शासन था, मतलब जो अंग्रेजों का शासन था जिनके हम गुलाम थे, अब वो जैसे ही जंगल में घुसे, जंगलों के ऊपर उन्हें अपना अधिकार करना शुरू किया अंग्रेजों ने, तो उससे जो वहाँ का जीवन था, वहाँ के लोगों का जो जीवन था, उसके ऊपर क्या असर पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा, वो इसमें हम देखेंगे। ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी समूहों का जीवन बदल गया। आओ देखें ये बदलाव कैसे था। पहला, आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ। जैसे ही ब्रिटिश मतलब जंगलों में घुसे तो आदिवासी समूह के जो मुखिया होते थे, जो हेड होते थे, उनका क्या बना। अंग्रेजों के आने से पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों के मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता था। बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस होता था उनका, मतलब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समझा जाता था उनको, अपने कबीले में महत्वपूर्ण पद होता था उनका। उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पर
उनके पास औरों से ज़्यादा आर्थिक ताकत होती थी और वे अपने इलाके पर नियंत्रण रखते थे, मतलब कंट्रोल होता था। कई जगह उनकी अपनी पुलिस होती थी। वे जमीन एवं वन प्रबंधन के स्थानीय नियम खुद बनाते थे, मतलब वन से जुड़े हुए क्या नियम बनाने हैं वो सारे खुद बनाते थे और खुद के कुछ पुलिस के रूप में लोग भी रखते थे अपने। उन्हें कई कई गांवों पर जमीन का मालिकाना तो मिला रहा, लेकिन उनकी शासकीय शक्तियां छिन गई। जैसे ही क्या हुआ, ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकार काफ़ी बदले गए। जैसे ही अंग्रेज वहाँ पर आए, उनके अधिकार क्या कर दिए, बदल गए, कामकाज के तरीके भी बदल दिए। अब उनका क्या हुआ, उनके पास कई कई गांवों की मतलब वो कई कई गांवों के मालिक तो थे, लेकिन उनके जो शासकीय शक्तियाँ थी, पहले तो बहुत सारी पावर होती थी उनके पास, बहुत सारा मतलब बहुत सारी शक्तियाँ होती थी उनके पास, अधिकार होते थे, वो सारे अधिकार अब क्या हो गए थे, छीन चुके थे उनके, उसमें काफ़ी बदलाव आ चुका था। उसके बाद कहता है इसमें, उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य किया, मजबूर कर दिया कि जो अंग्रेज कानून बना रहे तुम्हें वही कानून मानने पड़ेंगे, उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। उसके बाद क्या कहते हैं, उसमें कहते हैं उन्हें अंग्रेजों को नजराना देना पड़ता था और अंग्रेजों के प्रतिनिधियों की हैसियत से अपने समूहों को अनुशासन में रखना पड़ता था। मतलब जैसे अंग्रेज कहते थे वैसे अपने लोगों को बनाना था। अंग्रेज कहते थे कि तुम इन्हें सब, जैसा हम कहते हैं वैसे तरीके से इनके अंदर चेंज लेकर आओ और तुम हमें नजराने भी दोगे। नजराने के रूप में मूल्यवान लकड़ी हो सकती है, जो हाथी दांत है, और कई तरह की चीज़ें नजराने में ली जाती थी उपहार के स्वरूप। अंग्रेज लेते थे। पहले उनके पास तो जो ताकत थी अब वह नहीं रही, वे परंपरागत कामों को करने से लाचार हो गए थे। मतलब जो परंपरागत काम होते थे ना, उनको करने से क्या हो गए थे, लाचार हो गए थे। पहले तो परंपरागत तरीके से बड़े अच्छे से शासन करते थे जंगलों के ऊपर वो, लेकिन अब उनके वो अधिकार सारे छिन गए थे, बहुत सारा बदलाव हो गया। नेक्स्ट क्या हुआ, घुमंतु काश्तकारों का क्या हुआ। घुमंतु काश्तकार मतलब जो छोटे मोटे किसान थे। ऐसे समूहों से अंग्रेजों को काफ़ी परेशानी थी, जो यहाँ वहाँ भटकते रहते थे और एक जगह ठहर कर नहीं रहते थे। वे चाहते थे कि आदिवासियों के समूह स्थायी रूप से रहें और खेती करें। मतलब अंग्रेज ये चाहते थे कि ये लोग भी एक जगह टिक कर रहें और खेती बाड़ी या जो भी मतलब काम करना है इन्हें वो काम करें। स्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान था। अब देखो, जो लोग एक जगह रहते होंगे उनके ऊपर तो कंट्रोल करना आसान बात है, लेकिन जो लोग इधर उधर घूमते रहते हैं उनके ऊपर अंग्रेजों का कंट्रोल अच्छा नहीं था। इसलिए उस कंट्रोल को बढ़ाने के लिए उनको वो पहले स्थायित्व देना चाहते थे। अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत भी चाहते थे। फलस्वरूप उन्होंने जमीन के बारे में कुछ नियम लागू किए। उन्होंने जमीन को मापकर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया। खेत, जो जंगलों में एरिया था वो जमीन थी, खेत थे, जो उनको तय कर दिया कि भाई इसका ये मालिक है, इसका ये मालिक है, कि किसे कितना लगान देना, और उसी के हिसाब से लगान भी तय कर दिया कि किसको कितना लगान देना है। कुछ किसानों को भूस्वामी और दूसरों को पट्टेदार घोषित कर दिया। कुछ किसानों को तो क्या बना दिया, जमीन का मालिक बना दिया, और कुछ को मतलब जमीन का मालिक तो नहीं बनाया, पट्टेदार बना दिया। पट्टेदार मतलब कि ठेके पे जमीन ले रखी है, भैया ये जमीन तुम्हें ठेके पे मिली हुई है, तुम ठेके पे जमीन ले रहे हो। जैसे कि आप देख चुके हो, पट्टेदार अपने भूस्वामियों का भाड़ा चुकाते थे। हमने पीछे देखा ना कि जिनकी वो जमीन होती थी और जो ठेके पे जमीन लेता था वो भाड़ा देता था, और भूस्वामी क्या करता था, सरकार को लगान देते थे। झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने की अंग्रेजों की कोशिश बहुत कामयाब नहीं रही। मतलब बहुत कोशिश तो की, लेकिन इतनी खास कामयाब नहीं हो पाई वो। जहाँ पानी कम हो और मिट्टी सूखी हो वहाँ हलों से खेती करना आसान नहीं होता था, बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकारों को अक्सर नुकसान ही हुआ है, क्योंकि उनके खेत अच्छी तरह उपज नहीं दे पाते थे। इसलिए पूर्वोत्तर राज्यों के झूम काश्तकार इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें परंपरागत ढंग से जीने दिया जाए। मतलब जो उनके परंपरा है, जैसे वो पिछले जीवन जीते आए हैं सदियों से, उसी हिसाब से उनको जीने दिया जाए, उनके साथ छेड़खानी नहीं की जाए। व्यापक विरोध के फलस्वरूप अंग्रेजों को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी। जब उन्होंने बिल्कुल बड़े पैमाने पर विरोध किया ना अंग्रेजों का, तब अंग्रेज मान गए कि चलो भाई तुम जैसा चाहते हो वैसा होगा, और फलस्वरूप अंग्रेजों को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी, और ऐसे कबीलों को जंगल के कुछ हिस्सों में घुमंतु खेती की छूट दे दी। और उसको कुछ मतलब पूरे जंगल में नहीं, अब कुछ एरिया प्रोवाइड करवा दी कि लो भाई चलो तुम खेती कर सकते हो, झूम खेती, स्थान बदल कर, लेकिन इन जगहों पे कर पाओगे। नेक्स्ट उसके बाद क्या बना दिया, उसके बाद वन्य कानून बनाए, और उसके प्रभाव क्या पड़े, उससे भी उनका जीवन प्रभावित हुआ।
जैसा कि आपने देखा, आदिवासी समूहों का जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ है, अतः वे वन कानूनों में आए बदलावों से आदिवासियों के जीवन पर भी भारी असर पड़ा। बहुत सारे कानून बना दिए कि जंगल से लकड़ी नहीं काट सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया। ये कहा कि आज से ये जंगल इन आदिवासियों के नहीं, ये पूरे राज्य के होंगे। पूरा राज्य जो है उसके अंडर में ये सारे के सारे जंगल आएंगे, इसमें जो भी धन संपत्ति जो भी है वो सारा हमारा होगा, सरकार का होगा। और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया। कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया। ये ऐसे जंगल थे जहां अंग्रेजों की जरूरतों के लिए इमारती लकड़ी पैदा होती थी। इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने या पशुओं का शिकार करने की इजाज़त नहीं थी। मतलब आरक्षित कर दिया, रिजर्व कर दिया खुद के लिए कि भाई ये हमारे हैं, इनमें कोई नहीं जाएगा, ठीक है, इसमें किसी तरह की मानवीय क्रियाएं नहीं होंगी। उसके अलावा ऐसी सूरत में झूम काश्तकार किस तरह जिंदा रह सकते थे? अब मजबूर हो गए भाई, इसलिए उनमें से बहुत को काम और रोजगार की तलाश में मजबूरन दूसरे इलाकों में जाना पड़ा। वो जगह छोड़कर वो कहीं और जाना शुरू कर दिया। जैसे अंग्रेजों ने जंगलों के भीतर आदिवासियों के रहने पर पाबंदी लगा दी, उनके सामने एक समस्या पैदा हो गई। समस्या यह थी कि रेलवे स्लीपर्स के लिए पेड़ काटने और लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मजदूरों का इंतजाम कहाँ से किया जाए। अब देखो स्लीपर क्या होते हैं। स्लीपर लकड़ी के एक्सतीज तख्ते जिन पर रेल की पटरियां बिछाई जाती हैं। आपने देखा होगा जो रेलवे की जो लाइनिंग होती है, जो रेलवे की पटरियां होती हैं, रेल की पटरियां, उसमें ऐसे तो आयरन रोड होती है, बड़े बड़े गार्डर होते हैं, उसके बीच में आजकल तो सीमेंट से लगी हुई हैं, ऐसे गैप छोड़ कर बीच में पत्थर होते हैं, बीच में लगे होते हैं। तो वो पहले जो स्लीपर होते थे उसको स्लीपर बोलते हैं। आजकल तो वो सीमेंटेड हो गए हैं, लेकिन पहले लकड़ी के होते थे। तो वो जंगलों से तैयार किए जाते थे। अब उसके लिए मजदूर चाहिए। हमारे जो नॉर्मल गांव शहर के लोग थे वो जंगलों में नहीं जा सकते थे, उन्हें जंगलों का ना तो ज्ञान था और वो डरते थे, तो उन्हें उसके लिए मजदूर चाहिए थे स्लीपर के लिए। अब उन्होंने देखा कि तुमने इस आदिवासियों के ऊपर पाबंदी तो लगा दी, अब उनसे काम भी निकलवाना है, तो उन्होंने क्या किया, उसका हल ढूंढा उन्होंने। औपनिवेशिक अधिकारियों ने इसका भी एक हल ढूंढ निकाला। उन्होंने तय किया कि झूम काश्तकारों को जंगल में जमीन के छोटे छोटे टुकड़े दिए जाएंगे और वहाँ खेती करने की छूट भी दी जाएगी, बशर्ते गाँव में रहने वालों को वन विभाग के लिए मजदूरी करनी होगी और जंगलों की देखभाल करनी होगी। इस तरह बहुत सारे इलाकों में वन विभाग ने सस्ते श्रम की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वन गांव बसा दिए। मतलब क्या किया, जो झूम किसान थे उनको कहा कि भाई तुम्हें हम छोटे छोटे जमीन प्रोवाइड करवा देंगे, तुम झूम खेती करते रहना, लेकिन तुम्हें एक काम और करना होगा, तुम्हें हमारे इन जंगलों की रक्षा करनी है और हमारे लिए मजदूरी भी करनी है। तुम्हारे जो और आदमी बच जाते हैं, मान लो सारे तो खेत में नहीं होते, तो जो बच गए वो हमारे लिए मजदूरी भी करेंगे। तो इस तरह से उनको मनाया गया। उसके बाद क्या समस्या हुई, उसमें बहुत सारे आदिवासी समूहों ने वन कानूनों का विरोध किया। विरोध तो होना ही था क्योंकि उनका जीवन इतना अच्छा जीवन जी रहे थे, वो उसमें बहुत बड़ा बदलाव हो रहा था। उन्होंने नए नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया और उन्हीं तौर तरीकों से चलते रहे जिन्हें सरकार गैर कानूनी घोषित कर चुकी थी। कई बार उन्होंने खुलेआम बगावत भी कर दी। 1906 में सोंगरम संगमा द्वारा असम में, देखो ये बगावत है, 1906 में एक असम के अंदर बगावत की थी, किसने, सोंगरम संगमा ने। और 1930 के दशक के में मध्य प्रांत, मतलब जो मध्य प्रदेश का एरिया है, वहाँ वन सत्याग्रह हुआ था। वहाँ क्या हुआ था, वन सत्याग्रह। इसी तरह के विद्रोह थे जो उनका विरोध कर रहे थे। अब इसके बाद कहता है व्यापार की समस्या। व्यापार की समस्या क्या थी? 19वीं शताब्दी के दौरान जनजातीय समूहों ने पाया कि व्यापारी और महाजन जंगलों में जल्दी आने लगे। वे वन उपज खरीदने, नगद कर्जा देने और आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे थे। इन सारे बदलावों से क्या असर पड़ने वाला था, यह समझने में आदिवासियों को कुछ समय लगा। अब देखो व्यापार की समस्या क्या थी, व्यापारी वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा महाजन आने लग रहे हैं। पहले इतने व्यापारी जंगलों में नहीं जाते थे और इतने ज़्यादा महाजन भी नहीं जाते थे सामान वगैरह खरीदने के लिए, कर्जा देने के लिए, लेकिन अब उनके अंदर बढ़ोतरी होती जा रही है। और जो आदिवासी लोग थे वो इसका कारण नहीं समझ पा रहे थे कि ये कारण क्या है। यह समझने के लिए आइए रेशम उत्पादों की स्थिति को देखें। तो इसको समझने के लिए हमें क्या करना होगा, रेशम उत्पादक जो थे, उत्पादक मतलब रेशम का उत्पादन करने वाले, रेशम के जो कपड़े बनाए जाते हैं, आप जानते होंगे सिल्क वॉर्म होते हैं, सिल्क मोथ होती हैं, जिनसे
जो कोकन वगैरह प्रिपेयर होते हैं, फिर उस कोकन के अंदर से आप सिल्क जो फाइबर होता है, जो सिल्क का यान होता है, धागा होता है, वो तैयार किया जाता है ऐसे। तो वो जो थे 18वीं सदी में भारतीय रेशम की यूरोपीय बाज़ारों में भारी मांग थी। यूरोप के मार्केट में, हमने पीछे भी पढ़ा कि यूरोप के मार्केट में हमारे बहुत सारे माल जो थे, बहुत सारा सामान बड़ी अच्छी मात्रा में बिकता था। भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित करती थी और भारत का निर्यात तेजी से बढ़ रहा था। निर्यात मतलब यहाँ पर माल तैयार होकर विदेशों में भेजना। निर्यात होता है अब हमारे देश से सामान भेजना, और आयात होता है आना, मतलब बाहर से सामान आना। जैसे पहले चाइना से हमारे यहाँ बहुत सारा माल आता था, अब नहीं आता, ठीक है, तो वो आयात होता था। हम विदेशों में भेज रहे हैं तो हम निर्यात कर रहे हैं, तो उस समय भी होता था। इसमें फिर क्या कह रहा है, इसमें कहता है आगे, भारत का निर्यात तेजी से बढ़ रहा था। जैसे जैसे बाजार फैला, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम उत्पादन पर जोर देने लगे। उन्होंने देखा कि रेशम की डिमांड बड़ी अच्छी है, इंडियन रेशम की, तो उन्होंने इसके ऊपर जोर देना शुरू कर दिया। और कैसे किया? वर्तमान झारखंड में हजारीबाग के आसपास रहने वाले संथाल रेशम के कीड़े पालते थे। जो संथाल जाति थी, संथाल जो समुदाय था आदिवासियों का, वो रेशम के कीड़े पालते थे। रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों को भेजकर आदिवासियों को कर्जा देते थे और उनके कृमि कोशों को इकट्ठा कर लेते थे। कृमि कोश मतलब जो तैयार हुआ था, जो वो कुकन्स तैयार होते हैं, उसको वो क्या कर लेते थे, इकट्ठा कर लेते थे। 1000 कृमियों के लिए 3-4 रुपए मिलते थे। अब देखो 1000 कृमि कोश देने लग रहे हैं, कुकन्स देने लग रहे हैं, और उसके बदले में क्या मिल रहा है, 3-4 रुपए मिल रहे हैं। उस समय में तो बहुत ज़्यादा होते थे। इसके बाद इन कृषि कर्मों को बर्दवान या गया भेज दिया जाता था, जहां इन्हें 5 गुना कीमत पर बेचा जाता था। देखो व्यापारी कैसे लूट रहे थे। अब संथाल प्रजाति जो थी, वो रेशम के कीड़े पाल रहे थे, वो क्या करते, कृमि कोश तैयार करते थे। उस कोश को कौन ले जाता था? व्यापारी अपने एजेंटों के द्वारा खरीद लेते थे। कितने रुपए में? 3 या 4 में, और 3-4 में कितने? 1000। अब उसको 5 गुना, मान लो 4 रुपए में 1000 खरीद लिए, 4 का 5 गुना कितना हो गया? 4×5 = 20, 4×5 = 20। तो ये एक वहां से तो 4 रुपए में सामान खरीद रहे हैं, आगे कहाँ कितने में बेच रहे हैं? 20 रुपए में। कितना ज़्यादा हो गया, कितना ज़्यादा प्रॉफिट लेने लग रहे हैं ये व्यापारी। निर्यातकों और रेशम उत्पादकों के बीच कड़ी का काम करने वाले बिचौलियों को जमकर मुनाफा होता था। जो बीच में बिचौलिए होते थे, निर्यातक मतलब जो रेशम का निर्यात करते थे, और जो रेशम को बनाने वाले थे उनके बीच में। अब ये रेशम को बनाने वाले हो गए, ठीक है, मान लो ये संथाल प्रजाति, और ये व्यापारी जो हैं ये एजेंट का काम कर रहे हैं, तो इनको बड़ा मुनाफा होता था। ये व्यापारी कहाँ भेजते थे? आगे निर्यातक को भेजते थे। रेशम उत्पादकों को बहुत मामूली फ़ायदा मिलता था, मतलब जिसने रेशम का उत्पादन किया, जिसने रेशम के कीड़े वगैरह पाले हैं, उसको तो बहुत कम फ़ायदा हो रहा है। स्वाभाविक है कि बहुत सारे आदिवासी समुदाय बाजार और व्यापारियों को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानने लगे। और इससे क्या होगा? इससे शत्रु मानेंगे। उन्होंने देखा कि आदिवासियों ने कि ये व्यापारी तो हमारे काम के लिए नहीं है, ये तो हमारे शत्रु हैं, ये तो हमसे सस्ते में सामान लेके खुद तो बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद की जो घटना प्रभाव पड़ा वो था काम की तलाश। अब इतना सारा नष्ट हो गया इनका सारा, जो मतलब आदिवासियों का जीवन था इतना ज़्यादा कष्टमय हो गया था, तो इन्होंने वहाँ से निकलना शुरू कर दिया और ये वहाँ से बाहर निकलने लगे। काम की तलाश में घर से दूर जाने वाले आदिवासियों की दशा तो और भी खराब थी। 19वीं सदी के आखिर में ही चाय के बागान फैलने लगे थे। खनन उद्योग भी, खनन मतलब जो माइनिंग होती है, कोयले की खान में काम करना और अलग अलग खानों में काम करना, वो खनन उद्योग होता है, एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया था। असम के चाय बागान और झारखंड की कोयला खदानों में काम करने के लिए आदिवासियों की बड़ी संख्या में भर्ती किया गया। इन लोगों को ठेकेदारों की मार्फत भर्ती किया जाता था। ठेकेदारों की मार्फत मतलब ठेकेदार इनको लेकर आते थे, जो आदिवासियों के लेकर आते कि हम तुम्हें अच्छा खाना दिलवाएंगे, अच्छा रहना पहना, खाना पीना सब अच्छे मौज होगी, बस तुम्हें इतने घंटे काम करना है। मतलब एक तरह से उनको बहला फुसला कर लेकर आते थे। ये ठेकेदार न केवल बहुत कम वेतन देते थे, बल्कि उन्हें वापस घर भी लौटने नहीं देते थे। मतलब वहीं पर रोक लिया जाता था, घर नहीं जाने दिया जाता था। कई लोग तो बताया जाता कि वहीं पर मौत हो जाती थी, लेकिन उनको घर नहीं जाने दिया जाता। बहुत बुरा हाल हो गया था, बहुत ही दयनीय स्थिति थी। तो ये हमने आज एक टॉपिक पढ़ा जिसमें हमने पढ़ा कि किस तरह से इनके जीवन के ऊपर प्रभाव पड़ा। व्यापार की वजह से भी समस्या उत्पन्न हुई, काम की तलाश करने लगे तो वहाँ पर भी समस्या उत्पन्न हुई इनके साथ। इसके अलावा वन कानून था, उसने भी इनके ऊपर बहुत बुरा प्रभाव डाला, और जो मुखिया थे इनके, उनके ऊपर भी बुरा प्रभाव पड़ा, और जो गुमंतु काश्तकार थे, गुमंतु किसान थे, उनके साथ भी बहुत ही बुरी स्थिति बन चुकी थी। तो एक तरह से हम कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि बहुत ही बुरा हाल हो चुका था इनका, जो आदिवासी जंगल में रहते थे।
किसकी वजह से हुआ ये सारा हुआ अंग्रेजों की वजह से। इसमें एक यहाँ पर एक टॉपिक दिया गया है, शिकार का वक्त, बुआई का वक्त, नए खेतों में जाने का वक्त। ये एक टॉपिक है बेटा, ये आप खुद पढ़ोगे, ठीक है। या आप एक रीडिंग के लिए आप इसको एक बार खुद पढ़ लेना। और इसके अलावा कुछ पिक्चर्स वगैरह दी जाती हैं यहाँ पर, उस पिक्चर्स की कुछ डिटेल्स भी होती हैं, तो उन्हें भी आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इन पिक्चरों में भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। देखो यहाँ पर भी पिक्चर दी गई है, ये पिक्चर दी गई है, तो आप इनको भी ज़रूर देखें और इनके साथ जो सेंटेंसेस दिए जाते हैं वो पढ़ना। एक यहाँ पर स्रोत दिया गया है, स्रोत नंबर 2, तो ये भी आप ज़रूर पढ़ें, ये आप अपने आप पढ़ेंगे बेटा। और यहाँ तक आज हमने रीडिंग कर ली है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा नज़दीक से देखने पर, कि नज़दीक से देखने पर हमें क्या पता चलता है इनके बारे में, ज़्यादा जानकारी इसके बारे में, कैसे इन्होंने बगावत शुरू की, कैसे अलग अलग जगह पर विद्रोह हुए, वो सारी बातें इसमें हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।